हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं अपने इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के बारे में। और बेसिकली हमने इसके पिछले वाले वीडियो में दो प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था। हमने एक देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या किस तरीके से बनाते हैं, और एक हमने देखा था एटॉमिक रेडियाई, है ना। नाउ इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की, कुछ और भी हम लोग बेसिक सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डेंसिटी की, मेल्टिंग पॉइंट की और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। क्लियर है? तो देखो, तीन चीज़ें यहाँ से हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, चलो देखो बच्चे, बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या बताएगा कि अगर हम ग्रुप 16 में टॉप से अगर हम बॉटम की तरफ चलते हैं तो हमारे उस पर्टिकुलर एटम की जो डेंसिटी होगी, है ना, जो एलिमेंट की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो ऐसा क्यों बताएगा, बेसिक सी बात यहाँ पर ये अप्लाई करी गई कि एक मतलब एक फोर्स का कॉज दे दिया गया और उस फोर्स को बोला गया वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे एटम की साइज, हम भाई टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो एटम की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटम की साइज तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो साइज के कंपैरिजन में डोमिनेट कर गया, है ना। अब तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। आप ये भी तो सोचो कि आप जब टॉप से जब बॉटम की तरफ आते हो तो आप जो है नॉन मेटल से मेटल की तरफ जा रहे होते हैं ना, या लीस्ट मेटल से हाई, हाँ मतलब जो हाई मेटेलिक प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हो। तो अब इस बात से जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से क्या होगी, ज़्यादा ये होगी। तो एक तरीके से आप ये भी याद रख सकते हो, है ना, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो क्या लिख दिया जाए, हम ये कहेंगे कि द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट increases on moving down to the group। ठीक है, ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लो अगर रीज़न पूछ दिया कि भाई रीज़न बता दो मेरे को, ऐसा क्यों हो गया भाई, है ना। तो सिंपली आप क्या बता दोगे कि सिंस साइज ऑफ, कह सकते हैं कि साइज ऑफ हम क्या ले रहे हैं, एटम ले ले रहे हैं। ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, अच्छा साइज हम, क्योंकि हम टॉप से बॉटम की तरफ, तो इतनी बात तो आपको पता है, अपने रेडियाई वाले में आपने पढ़ा है। तो साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी हमारी क्या हो रही है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वंडर वॉल्स फोर्स का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तरीके से जो हो रहा है ना। तो आप यहाँ पर बता दोगे कि ड्यू टू दिस it increase the magnitude of वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, VAN होगा, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसी के बेसिस पे आप सिंपल से मेरे को आप इतनी बात बता दो कि अगर आपको इतना पता चल गया कि डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, अगर आपसे अगर बोले बच्चे कि आप मेरे को ये बता दो 4th नंबर पर कि इसकी जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। सिंपल सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर लेते हैं भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मैंने देखो आपसे क्या कहा कि भाई अगर डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी अगर बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप क्या बता दोगे, सिंपली आप ये कह सकते हो कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। कैसे, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सिंपल, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट है, हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है हम समझ लेते हैं, एक्सेप्शन ही तो बेसिकली एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ना। तो समझ गए ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज का मतलब कि डाउन टू द ग्रुप अगर हम चलेंगे तो। ठीक है,
तो बेसिकली वही भाई बात है, साइज हमारी इंक्रीज हुई, रीज़न में आप क्या बताओगे कि साइज इंक्रीज हो गई। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से जो वंडरबॉल फोर्सेस का जो अट्रैक्शन था वो भी इंक्रीज हो गया। तो अगर इंक्रीज हो गया तो हमारी ऑब्वियसली बात है जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो ना कि जिस पॉइंट पर हमारी वो मेल्ट हो जाए। तो अब ऐसी बात है, अगर अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें जो है टेम्परेचर देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, यानी कि जो आप सबसे अगर लास्ट वाले अगर एलिमेंट में चले आओ, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट देखो, इमेजिन करो, मतलब इमेजिन क्या करना है, काउंट करो कौन सा होगा, वो स्टाइल सिटी को, दैट मीन्स पोलोनियम होगा। तो अब पोलोनियम में और टेल्यूरियम में थोड़ा सा क्या हो गया, झगड़ा हो गया, मतलब है ना। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा यहाँ पर हमारी जो पोलोनियम है भाई, टेल्यूरियम तो हमारा सबसे नीचे हो जाएगा। तो आप कहो कि सर कि जो टेल्यूरियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो सबसे जो है ज़्यादा होगी, है ना। वो स्टाइल सिटी सॉरी पोलोनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। ऐसे बोलते हो ना, जैसे यहाँ पर इसके पर क्या आएगा, ये आपका टेल्यूरियम आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, पोलोनियम आएगा। तो भाई अगर हम इस रूल के अगर अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो टेल्यूरियम की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाँ ठीक है, टेल्यूरियम की डेंसिटी पोलोनियम की डेंसिटी, मतलब पोलोनियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम आते हैं जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर आते हैं तो आप क्या सोचोगे, आप ये तो सोचोगे कि टेल्यूरियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो पोलोनियम की मेल्टिंग पॉइंट से कम होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जो पोलोनियम है ना उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट टेल्यूरियम के कंपैरिजन में लोअर होती है। इसका एक सिंपल सा रीज़न हमने पढ़ लिया है। इसका सिंपल सा जो बेसिकली जो रीज़न होता है वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो कि इस पोलोनियम में के एस ऑर्बिटल में जो लास्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हम बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेंगे ही नहीं। यही तो था ना, जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं ना उन सभी के जो लास्ट के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, लेक्चर नंबर आप देखोगे 2 या 3 में शायद। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर इसमें आपने बताया था, शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में, है ना। तो क्या था इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लो जल्दी से। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली होता क्या था कि लास्ट का हमारा जो भी एलिमेंट होता है तो उसके जब जैसे हमने कहा कि भाई पोलोनियम है तो इसमें यहाँ पर देखो क्या होगा, 2s होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 2s मतलब ये हमारे इधर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले s वाले ऑर्बिटल में। तो ये s वाला जो ऑर्बिटल जो है ना ये कहेगा हम बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेंगे नहीं। तब जब ये बॉन्ड में जब पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा, भाई बात समझो, जब बॉन्ड में ये पार्टिसिपेशन ही नहीं किया तो उसने अपनी एनर्जी भाई उसको दी ही नहीं। भाई पार्टिसिपेशन करता तो थोड़ा सा स्ट्रांग जो है बॉन्डिंग बनती, बट किया ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, टेल्यूरियम के कंपैरिजन में लो हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि टेल्यूरियम और पोलोनियम का अगर मान लो पूछ देता है कि ऐसा क्यों है तो सिंपल आप एक रीज़न बता देना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। और इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया, और अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप जाओ लेक्चर नंबर 2 या 3 में, आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे कि कौन से देखें। भी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तब आपको भी तो पता रहा है कि आप कौन से लेक्चर में आपने ये सब सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, चलो जाए तो कोई बात नहीं, लेक्चर से कौन याद रखता है, तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं याद रखते, इसलिए तो हमें नहीं, बस इतना याद है कि हाँ स्टार्टिंग में ही था, 2 या 3 में, ठीक है। ओके ठीक है, चलो देख लेंगे हम भी। ओके, तो ये बात आपको इतनी समझ में आई कि क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ये लिखने वाले हैं कि ये बता दो आप कि इन केस ऑफ पोलोनियम एंड टेल्यूरियम, ठीक है, पोलोनियम हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन टेल्यूरियम, ठीक है। रीज़न आप क्या बता दोगे, आप ये बता सकते हो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आप डिटेल में देखो क्या है, मैंने आपको बताया है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, ठीक है। अभी भी बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ आई। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हेडिंग आप लगा लो, क्या लगा लिया आपने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ये तो सिंपल है, ले लोगे आप, ठीक। नेक्स्ट आपको हेडिंग लगाना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, देखो बच्चे समझते हैं क्या है हमारे पास, हमारी जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 हो जाएगी ना ये, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी को बोल दे रहे हैं क्या, एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आपको शायद कभी ना कभी तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया होगा, बताया है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये आपको पता है। तो देखो बेसिकली होता क्या है,
सबसे पहले अगर आप इसका अगर समझना चाहते हो ना रीज़न अच्छा सा, तो इसके लिए पहले आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको शायद बताया था पिछले वाले जब नाइट्रोजन हमने जब पढ़ा था ना, नाइट्रोजन जब हमने जब ग्रुप पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। देखो होता क्या है ना कि हमें यहाँ से क्या करना है, अपने अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर अपने एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना होगा, तो रिमूव करने के लिए हमें जितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ी उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी। बात समझो, जैसे मान लो आपने कहा कि आपका जो है मित्र जो है यहाँ पर अपने रूम में खड़ा है, ठीक है, आप जो है इसको आए इसको बाहर लेने के लिए, ये कह रहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, और आपने समहाउ आपने इसको क्या कर लिया, इसको खींच लिया, है ना। तो जितनी एनर्जी से आपने इसको खींचा, मतलब खींचने का मतलब वो नहीं हाथ से पकड़ के खींचो, अपनी मीठी मीठी बातों से, आओ मित्र यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो जितनी मीठी मीठी बातों से है ना, तो जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी, समझ गए। तो मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि जो हमें जो मिनिमम अमाउंट हमें जो लगानी है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर भगाने के लिए, है ना, अपने एटम से बाहर भगाने के लिए, जो हमारे जो भी लूजली बॉन्ड हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अगर बाहर निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एटम से निकालने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात आपको क्लियर हुई। देखो तो इसको हम लोग सिंपली पहले ना आप इसकी जो है सिंपल सी डेफिनेशन लिख लोगे सिंपल सी डेफिनेशन। देखो क्या हो जाएगी, लिख लो यहाँ पर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम, ये एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, बस ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे हम उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, बाहर भगा सके, निकाल दें, उसको हमने बोल दिया, है ना, जो हमने एनर्जी लगा करके हमने इलेक्ट्रॉन को जो बाहर भगाया तो उसी को हमने बोल दिया आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, सोचो, हमने कहा भाई जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे आप टॉप टू अगर बॉटम आते हो तो आपकी जो साइज होती है वो क्या होती जाती है, सोचो थोड़ा सा, है ना, इंक्रीज़ होती जाती है ना। बोलो क्या ये गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, साइज़ आपकी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो अब देखो, अगर हम बात करें बच्चे कि मान लो अगर हम पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की, है ना, बात समझना थोड़ा सा, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का हमारा मान लो जो भी हमारे लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हमें उन्हें बाहर अगर निकालना होगा तो हम ये देख रहे हैं ना कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है भाई, ये वाला मान लो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। अब देखो मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के थोड़ा दूर हो गया, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा और दूर हो गया, ये मान लो न्यूक्लियस था, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, कि मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन था। तो आप देखते जा रहे हो कि लास्ट शेल वाले हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते जा रहे हैं। तो अगर वो न्यूक्लियस के अगर ज़्यादा नज़दीक होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको बाहर भगाने के लिए, समझ गए? अगर बात समझ में आ गई है ना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा दूर है तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, ये और ज़्यादा दूर है तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा और कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लूजली बाउंड है ना। जैसे जैसे ये अपने न्यूक्लियस से दूर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, वैसे वैसे ये लूजली बाउंड होते जाएंगे। तो क्या आपको यहाँ से बात समझ में आई कि अगर हम देखो टॉप से अगर हम बॉटम चलते हैं, है ना, टॉप से अगर हम बॉटम चलते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बोलो क्या ये गलत बात है? बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर हम टॉप से अगर बॉटम चलेंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिया निकालने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा कम, इसके लिए और कम, इसके लिए सबसे कम, तो क्या होगी हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा अब आप समझना यहाँ तक। तो जैसे अगर हम इसका ना है थोड़ा सा जो है नाइट्रोजन से भी कंपैरिजन करेंगे, हमारे इसके पहले वाले हमारे कौन से, इसके पड़ोसी वाले एलिमेंट कौन थे, नाइट्रोजन थे ना, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो हम थोड़ा सा नाइट्रोजन से भी कंपैरिजन करेंगे। तो अब ऐसी बात है, आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। ऑक्सीजन के केस में बच्चे बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए थे ना, ठीक है। और नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या कहोगे सर यहाँ पर फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा गेस करना, ये क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम होगी या ज़्यादा होगी। आप ये थोड़ा सा गेस करो, हम आते हैं इस टॉपिक पर। बट पहले अभी तक हमने आपको जो बातें बताई है ना, आपको बस इतना देखो, मैंने क्या बताया, मैंने कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट किया, मैंने आपसे इतना कहा कि आप ये सोचो कि इन दोनों में से नाइट्रोजन में से ठीक है, नाइट्रोजन में से और ऑक्सीजन में से, इन दोनों में से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। बस आपको मैंने इतना टास्क दिया है ना। अभी हम बात कर लेते हैं इस वाले बेसिस पर, मैंने आपको जो बताया है
कि हम अगर टॉप टू अगर हम बॉटम जाते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाए, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, मैंने आपको बताया क्योंकि साइज इंक्रीज होती जा रही है ना। तो इस चीज़ को देखो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या मैंने कहा, आप ये बता सकते हो, देखो अब ये बता दो कि द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा भाई, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज एज वी गो डाउन, ठीक है, गो डाउन द ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उस एटम की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रीज़न, चलो रीज़न की बात करते हैं। सर ऐसा क्यों हो गया, सर नहीं पटकना भाई, देखो रीज़न समझते हैं। सिंपल, मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया, आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो ना। क्या लिख दोगे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी साइज़ क्या होती जा रही है बच्चे, इंक्रीज़ होती जा रही है। साइज़ इंक्रीज साइज़ इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, वो हमारी अट्रैक्शन डिक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से हमारी जो आयनाइजेशन, भाई हम कह रहे हैं लूजली बाउंड हो गए, और ज़्यादा दूर चले गए अपने जो है न्यूक्लियस से, तो और क्या हो गया, और लूजली बाउंड हो गया ना, अट्रैक्शन उतना नहीं रहा ना। तो सिंपली आप क्या बता दोगे कि एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, क्या बता दोगे, डाउन टू द ग्रुप, आप ये बता दो कि द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, ठीक है। तो अगर एटॉमिक रेडियाई अगर इंक्रीज होगा दैट मीन्स जो साइज़ है ना, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आप ये बता दो कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल इंक्रीजेज। अच्छा, वैलेंस शेल तो इंक्रीज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी लास्ट वाले शेल में कितना है, 6 ही तो रहेगा भाई, ऑक्सीजन ग्रुप है तो 6 ही तो रहेगा, तो बढ़ तो नहीं रहा है लेकिन साइज बढ़ गया। तो अब क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, दिस रिड्यूस द attraction of valence electron, this reduce the attraction of valence electron towards nucleus, ठीक है। तो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स क्या होगा, उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं अगर अट्रैक्शन अगर कम हुआ, सो आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, अरे यार कितना गलत लिख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, चलो आयोनाइजेशन, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बस इतनी बात आप बता दोगे, आपका काम बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब मैंने जो आपको जो दूसरा टास्क दिया था, ठीक है, इस यहाँ तक आपका जो है, आप यहाँ से यहाँ तक आपका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आपको। मैंने आपको जो दूसरा टास्क दिया था, मैंने आपसे ये पूछा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, आप मेरे बताने से पहले कमेंट करके बताओगे, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपैरिजन करें कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। अच्छा देखो, हम इसमें एक और बात करते हैं, ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। हम बात करते हैं फिर इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि अब हम एक इलेक्ट्रॉन को और निकालेंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, समझ गए, तो Na से मान लो, जैसे एक एग्जांपल ले ले अगर हम Na का, तो नहीं Na का नहीं लेते, ऑक्सीजन का ही चलो लेते हैं। तो अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हमें एक बार और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है, निकालना है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप दूसरी बार अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हमेशा जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। फिलहाल इतनी बात समझ में आ रही। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप कंपैरिजन करो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, नाइट्रोजन वाले से और ऑक्सीजन वाले के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अगर आप कंपैरिजन करो तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, गेस करो।
ठीक है, हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी एनर्जी ज़्यादा? जब ऐसी बातें कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में हमारे सर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, साइज उतना ही बड़ा है जितना नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, साइज उतना ही बड़ा है जितना ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मल चार्ज ज़्यादा होगा सर, फॉर्मल चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी समझते हैं। देखो इस चीज़ को, देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो गया। मैंने आपको जो बताया, मैंने आपको सेम वही बात लिखवा दिया है क्या कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर लेस देन दोज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, और हम ये बात कर रहे हैं इन केस ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें ना, कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑक्सीजन फैमिली की जो होती है वो अपने करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन फैमिली वाले के कंपेरिजन में लो होती है। अब आप शॉक्ड हो गए, आपने कहा सर ऐसे कैसे हो गया, केमिस्ट्री का नियम कभी बदल सकता है क्या? नहीं, ये सब नियम बेस्ड है आपके पुराने वाले रूल्स पर जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। देखो सिंपली देखो होता क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। जैसे मान लो अगर हम बात करें अपने, मान लो हम अगर किसी ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? NS2 और NP3, यही तो होते हैं। मतलब आप अगर इस तरीके से अगर आप इसको बनाओगे तो S वाले ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, और P वाले ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, है ना? यही तो रखोगे ना, 1 2 3, बोलो ऐसे तो रखोगे। अब कुछ बच्चों को यहाँ से बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आया बात समझ में तो आगे देखो समझाओ कुछ बच्चों को। अब देखो अब यहाँ से बनाएंगे तब बातें समझ में आएंगी। अगर हम बात करते हैं बच्चे अपने ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन के लास्ट में हमारे क्या होता है, कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है? NS2 NP4, बोलो यही तो आता है। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मान लो कि हम इसके लास्ट शेल में मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और इसके लास्ट शेल में देखो हम कितने हमें कितने रखने हैं? P वाले में रखने हैं 4, है ना? हाँ जी, अब बताइए समझ में आया क्या? नहीं है समझे? 3, और ये देखो ये हो गया 4। हाँ, अब देखो क्या है कि हमारा ये जो है ना हाफ है और कंप्लीटली फिल्ड है। क्या बोलेंगे? हाफ कंप्लीटली फिल्ड। भाई जो हाफ तो है कि नहीं, ये बताओ, हाफ है ना, लेकिन क्या है ये कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर ये फिल्ड है कंप्लीटली, ठीक है, और ये देखो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो हमें पता है हुंस ने बेसिकली हमें क्या बताया था कि जो हमारा मतलब अगर ये जो कंप्लीटली फिल्ड होता है, अगर हाफ हो बट अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बच्चा लोग आगे बात समझ में आगे क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई। तो आप क्या बता दोगे कि नाइट्रोजन की हमारी जो नाइट्रोजन वाला जो हमारा जो फैमिली है वो अपने ऑर्बिटल्स में कैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अपने वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा है? रख रहा है, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा सिमेट्री है ना, मोर सिमेट्रिकल है। ये क्या है आप ये भी बता सकते हो कि मोर सिमेट्री, ठीक है। तो भाई जो ज़्यादा सिमेट्री होगा है ना वो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। आगे बात में, और ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, एक एक्स्ट्रा हो गया, है ना? तो अब क्या हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा हो गया? तो ये देखो क्या ये सिमेट्री लग रहा है? क्या ये सिमेट्री लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ये सिमेट्री लग रहा है, लेकिन ये सिमेट्री नहीं लग रहा है। तो इस वजह से इस बेसिस पर हम कह दे रहे हैं कि जो फर्स्ट आयनेशन, ध्यान रखना मेरी बात को ध्यान सुनना, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी क्या होगी? ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात जब करें ना सेकेंड आयनेशन एनर्जी की, तो देखो सेकेंड आयनेशन एनर्जी की केस में हमारा अब जो ऑक्सीजन ग्रुप है सेकेंड आयनेशन की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? सोचो, देखो मान लो आपने फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का मतलब कि आपने ये वाला एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो देखो अब यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर कंप्लीटली 3 फील्ड, मतलब आपके जो स्ट्रक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली फील्ड है, सेकेंड की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वाले मान लो जब यहाँ से आप अब जब एक आप निकाल लोगे, एक यहाँ से आपने हटा दिया, तो देखो यहाँ पर 2 ही हैं, तो क्या ये कंप्लीटली फील्ड है? नहीं, और ये सिमेट्री भी नहीं बना रहा है। हाँ, लेकिन सेकेंड वाले आयनेशन एनर्जी के केस में ये जो ऑक्सीजन ग्रुप वाला होगा वो हमारा एक बढ़िया सा सिमेट्री जो है कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, तो सिमेट्री कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। तो अब इस केस में हम ये कहेंगे कि अब हमारी जो इसकी जो आयनेशन एनर्जी होगी, है ना, सेकेंड आयनेशन एनर्जी जो होगी ग्रुप नंबर 16 की, वो नाइट्रोजन की फैमिली से ज़्यादा होगी, है ना। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 15 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड आयनेशन एनर्जी के केस में ये हमारा कंप्लीटली फिल्ड होगा, दैट मीन्स हमारा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को शो करेगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बातें? चलो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। तो हम ये कह दे रहे हैं, क्या हमने ये कहा सर, सिंस नाइट्रोजन हैज़ completely
नाइट्रोजन हैज़ completely half filled orbitals, completely देखो half filled orbitals है, and symmetrical तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमेट्रिकल अगर होता है वो तो क्या होगा, ज़्यादा मोर स्टेबल होगा भाई, मोर स्टेबल, ठीक है। इसलिए हम ये बता दे रहे हैं कि इसकी जो यानी कि ये जो इसका बेसिक सा आप यहाँ पर ये रीज़न हो गया, समझ लो, ये मैंने यहाँ से रीज़न इसका बता दिया कि ऐसा क्यों है। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। आप चाहो तो देख लो आपकी एनसीईआरटी में या अदर बुक में जो है ये साफ साफ दिया भी है कि जो IE1 है, IE1 का मतलब क्या हो गया कि आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। IE1 किसकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की, और इधर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ये देखा गया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी नाइट्रोजन की वो थी 1402 और ऑक्सीजन की थी 1314। लेकिन अगर हम IE2 की बात करें यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है, वो देखो कितनी हो गई, वो हो गई 2856 यानी 2956, और ये आपकी हो गई 3388। देख रहे हो, तो ये बढ़ गई ना, तो ये रीज़न होता है ना, इस वजह से हम ये बता पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। समझ में आई बात? ओके, चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। देखो एक हमारा टॉपिक और छोटा सा बचा है, वैसे तो अभी और भी टॉपिक बचे हैं बट हम इस वाले में ही कवर कर लेते हैं इसको। एक और हमारे बच गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट रीडिंग लगा लो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए कितने बच्चों को याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको डेफिनेशन पता है, मतलब पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप इसको भी ईजिली समझ लोगे। चलो हेडिंग लगा लिया, चलो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो अगर हम बात करते हैं बच्चे लोग अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, है ना, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा जो नेक्स्ट है, आप नंबर देख लेना, भूल गए हम तो नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इजी है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आपको मतलब पता है तो आप बता दोगे, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो मतलब होता क्या है, बेसिकली जैसे हमने वहाँ पर आयरेशन एंथैल्पी में हमने कहा था कि हम एक इलेक्ट्रॉन को हम देना चाहते हैं, बाहर भगाना चाहते हैं, तो उस निकम्मे इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने के लिए हमें कितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, उसको हमने कहा था आयरेशन एंथैल्पी। बाहर भगाना है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं हमें इतने एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तब ये जो है ये जो निकम्मा इलेक्ट्रॉन है यहाँ से भाग गया, हमने इसको भगा दिया, हमने इतने जो है इसमें जो है एनर्जी अप्लाई किया है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जस्ट इसका अपोजिट है। अभी आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भगा रहे थे, अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास। समझ में आ गई बात? तो क्या हो गया कि अगर आप किस एबिलिटी से, है ना, आपकी कौन सी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, या शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर पा रहे हो, अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो जितना ही जल्दी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, जो जितना ही जो है लिस्ट टाइम में अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही लो होगी। समझ गया? मतलब भाई बहुत जल्दी आपने क्या कर लिया, आपने अट्रैक्ट कर लिया, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा ही तो होगी। अब आपको पता होना चाहिए इस पूरे, आप जब केमिस्ट्री, जब आप क्लास 10 से जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस हमारी ये जो ग्रुप है ना, ऑक्सीजन फैमिली, तो इस ग्रुप में हमारी जो ऑक्सीजन है वो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। और फर्स्ट नंबर पर क्या है, पता है, फर्स्ट नंबर पर है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारा ना जो है फर्स्ट नंबर पर हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड नंबर पर आता है ना। क्यों है, ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गई बात। देखो वही साइज़ की प्रॉब्लम होगी, भाई ऑक्सीजन है, इसका साइज़ छोटा, अरे ये ओ का नहीं मतलब है, ये ओ का मतलब है कि हम यहाँ पर साइज़ को दिखा रहे हैं ऑक्सीजन के। और नीचे आ जाओ, है ना, सल्फ़र पर आ जाओ तो सल्फ़र की थोड़ी सी बड़ी होगी, और सेलेनियम पर आ जाओ तो सेलेनियम की थोड़ी सी और बड़ी होगी, टेल्यूरियम की थोड़ी सी और बड़ी होगी, समझ गए आ गई बात, पोलोनियम की थोड़ी सी और बड़ी होगी। तो देखो साइज़ इंक्रीज होती जा रही, साइज़ इंक्रीज होने का मतलब है कि इसके जो इनका जो अट्रैक्शन होगा, है ना भाई, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसके नज़दीक होंगे तो क्या होगा, वो ईजिली क्या जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आगे क्लियर हो गई बात में? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपको समझ में आ गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप इसको डिफाइन कर सकते हो ना। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का छोटा सा आप जल्दी से मतलब लिख लो, क्या लिख लोगे, लिख लिया? चलो देखो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा जो है मतलब लिखा देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप ये कह दो कि इसको आपको लिखना नहीं होगा, है ना, इट इज़ द मेजर ऑफ कह सकते हैं कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन।
शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब आपको इतनी बात भी समझ में आ गई कि भाई जिसकी जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो जो जिसका साइज छोटा होगा, है ना। तो आप यहाँ से ये बात बता दो साफ साफ, है ना। जो आपको बताना आपका जो मेन जो काम है बेसिकली, आप तो ये आपको तो ये तो याद रखना होगा। आप ये बता दो कि हम देखो हमारा जो ग्रुप 16 है वो क्या है, उसकी जो मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेरिजन टू ग्रुप 15 के केस में। ये तो सिंपल सी बात है, फैक्ट बात है ना। अच्छा, और हम जब डाउन टू द अगर हम ग्रुप जाएंगे तो हमें यही बात बतानी कि हम जब डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी, है ना। क्यों, रीज़न क्या बता दोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो सिंपल हम इसको इस चीज़ को यहीं पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। हमने ये कहा कि द एलिमेंट ऑफ group 16 have higher electronegativity, ठीक है, then corresponding to एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपैरिजन कर दिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, है ना। ग्रुप 15 से हम यहाँ से क्या कर दिए, कंपैरिजन कर दिए। ओके, तो बेसिकली आप इसका रीज़न बता सकते हो क्यों, ड्यू टू, यहीं पे हम रीज़न भी देखो लिख दे रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन फॉर्मल चार्ज, है ना, या फिर आप न्यूक्लियर चार्ज कह लो, टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, भाई ऑक्सीजन के लास्ट शेल में क्या होंगे, 6 होंगे ना, इस वजह से। अच्छा, दूसरा आप ये बता दो कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप, ठीक है, डाउन टू द, ये ग्रुप देख लेना यहाँ पर जगह करना है, डाउन टू द ग्रुप। क्यों, रीजन बता दो, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। समझ में आ गई बात, साइज में इंक्रीजमेंट हो गया, साइज में इंक्रीजमेंट और वो उतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब अच्छे तरीके से जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आप ये जो है थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसे एक नोट लगा लो करके, क्या नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन, शायद अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आप बता दो, फर्स्ट क्या है, फ्लोरीन, ओके, है ना। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा फ्लोरीन, ओके। तो ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमने बात कर ली, ओके। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी, आप ऐसी चीज़ों को नोट डाउन कर लिए होगे, आपने स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लिए होगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, ओके। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताओगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आई सारी चीज़ें आप मेरे को बताओगे, ओके। चलो पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग।